हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, अगर आपने अभी तक भी क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, चाहे आप HPPSC आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट 1002 पदों के ऊपर विज्ञप्ति जारी हुई, आप सभी को मालूम है और आपके पास एक सुनहरा मौका है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, डेली टेस्ट आपको मिल रहे हैं। डेली क्लासेस आपकी सोमवार से शुक्रवार हो रही हैं और 5 से 6000 MCQ सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। पिछले सभी पेपर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के आपको मिल जाएंगे, अदर स्टेट के, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, लिंक आपको मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर ये अपडेट हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपने कोर्स ज्वाइन करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहेंगे क्योंकि टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ ये न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुए हैं और प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन में भी यहाँ पर ये क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला क्या आ रहा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू चरक पादाभ्यंग इज यूजफुल फॉर, दोनों भाषाओं में रहता है, पढ़िए हिंदी में भी साथ साथ में। चरक के मतानुसार पादाभ्यंग उपयोगी है, क्या ये चक्षुषय कर्म के लिए है, लेखन कर्म के लिए है, बृहन कर्म के लिए है, या फिर ग्राही कर्म के लिए? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चरक के मतानुसार पादाभ्यंग उपयोगी है। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल आप बिल्कुल सही है, चक्षुषय कर्म के लिए पादाभ्यंग उपयोगी है। लेकिन ये क्या चीज है, यहां से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्रिप्टिव आपको हम बता देते हैं अभी। ठीक है, देखिए काफी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आता हूं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, देखिए पादाभ्यंग क्या एक पैरों की मालिश है जो पैरों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं की मालिश करके आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक प्राचीन चिकित्सा उपचार है। पैर आपके शरीर के एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार शरीर और आत्मा पैरों में सन्निहित होती है, जो इस अंग को शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनाते हैं। आयुर्वेदिक पैरों की मालिश पादाभ्यंग आपके पैरों को आवश्यक देखभाल करने के लिए बेहतरीन विधि है। इसमें आयुर्वेदिक तेल से पैरों की मालिश करने से तंत्रिका तनाव से छुटकारा मिलता है, जो अंततः आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। लेकिन इसके फायदे भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिए, यह आपको ऑटो इम्यून बीमारियों से दूर रखने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। और इसके ये जितने जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपका पहला क्या है यहाँ पर, मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है, अशांत मन को शांति प्रदान करता है, अच्छी नींद को बढ़ावा देता है, रक्त संचार बढ़ाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, क्रैक हील से बचाव करता है, पैरों की सेहत में सुधार करता है, पैर के दर्द का इलाज करता है। और देखिए यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, त्वचा को ड्राई होने से बचाता है यानी कि सूखापन, और बात दोष संतुलन में मददगार है। ठीक है, अब देखिए अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है कि पादाभ्यंग क्या है, ठीक है, तो आपको ये चीजें पता हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था ऑप्शंस में कि चक्षुषय कर्म के लिए, हो सकता है कि वहां पर चक्षुषय ना हो यानी कि आंखों से रिलेटेड। ठीक है, चक्षु किसे कहते हैं, आंखें कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दी कि पॉइंट्स याद रख लो। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको वहां पर चक्षुषय ऑप्शंस में आएगा, इन पॉइंट्स में से आ सकता है। पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि चरक के मतानुसार पादाभ्यंग उपयोगी है, वो पूछ लेगा आपसे कि पैरों की सेहत के सुधार करेगा ये, या त्वचा को ड्राई होने से बचाएगा, बात दोष संतुलन में मदद करेगा, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छी नींद को बढ़ावा देने से भी क्या ये पादाभ्यंग उपयोगी है। ठीक है, रक्त संचार बढ़ाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, क्रैक हील से बचाएगा, पैरों की सेहत में सुधार होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और बाकी ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ज्वाइन कर लेना टाइम से पहले, अभी भी टाइम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किया था, किसने किया था? चरक ने किया था, सुश्रुत ने किया था, शार्ंगधर ने किया था, या फिर योग रत्नाकर ने किया था? बताइए जल्दी से, नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर आपने सोचा है शार्ंगधर द्वारा, तो वेल डन, आप बिल्कुल सही हैं क्योंकि शार्ंगधर द्वारा ही नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नाड़ी परीक्षा, ठीक है, बनेगा यहाँ से क्वेश्चंस, इसीलिए कह रहा हूँ कोर्सेज ज्वाइन करिए, डेली टेस्ट हो रहे हैं आपके। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 5 से 6000 MCQ सीरीज भी आपके लिए ही है। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस कहीं से ना छूट सके। बताइए
देखिए यहाँ पर नाड़ी परीक्षा की अवधारणा विभिन्न प्राचीन आयुर्वेद संहिताओं जैसे भाव प्रकाश, रावण संहिता द्वारा नाड़ी परीक्षा, कणाद द्वारा नाड़ी विज्ञान में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। आचार्य शारंगधर ने इसे निदान और पूर्वानुमान के साधन के रूप में अपने काम में विकसित किया। तृतीय अध्याय प्रथम भाग में याद रखो, तृतीय अध्याय प्रथम भाग में नाड़ी परीक्षा की अवधारणा का वर्णन किया गया है। एग्जामिनर पूछता है, इसलिए ये की फैक्ट्स आपके लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपर ओजस की मात्रा बताना है। अपर ओजस की मात्रा, क्या ये अष्ट बिंदु है, 3 अंजलि है, 1 अंजलि है, या फिर अर्ध अंजलि है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। अमाउंट ऑफ अपर ओजस बताइए जल्दी से। क्या ये अष्ट बिंदु है यानी कि 8 बिंदु, 3 अंजलि, 1 अंजलि, या फिर हाफ अंजलि? बताइए बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर आपने सोचा तो देखिए इसका सही आंसर है। अपर ओजस की मात्रा क्या है? अर्ध अंजलि है। देखिए यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए पूरा पढ़िए ये मेरे साथ साथ। आयुर्वेद के अनुसार पर ओज की मात्रा 8 बिंदु होती है, और ये कहां पे होता है? हृदय में होता है। अपरोज पूरी तरह खत्म होने पर क्या होगा? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अपरोज की मात्रा आधी अंजलि से है, और ये पूरे शरीर में मौजूद रहता है। इसकी कमी से बल और उत्साह आदि की कमी होने लगती है और कई रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ अंजलि का मतलब दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़ने पर उसमें समा सकने वाली मात्रा से है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट भी पढ़ा देता हूं। ठीक है, आयुर्वेद में ओज को प्राण और जीवन का आधार माना गया है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्राकृतिक शक्ति है वो ओज से ही मिलती है। रोगों से लड़ने की शक्ति को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर इम्यूनिटी कहा जाता है। देखिए अब ओज से आपको पता लग गया कि ये क्या चीज है। ठीक है, प्राकृतिक शक्ति, ओज, इम्यूनिटी। ठीक है, इसके अलावा भी ओज के कई गुण हैं। एक तरह से देखें तो आपका पूरा व्यक्तित्व ही ओज पर निर्भर है। इसके पूरी तरह खत्म होने का मतलब मृत्यु है। ठीक है, देखिए कितना शॉर्ट है ये। ठीक है, और आपको क्लिक करके अब ओज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत हो सकता है। ठीक है, इसीलिए करो कि थ्योरी क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप कर लेना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुश्रुत के मत अनुसार संधि मर्म की संख्या। अब गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और स्पेशल उन बच्चों का, उन एस्पिरेंट्स का जिन्होंने थ्योरी क्लासेस अच्छे से लगाई हैं। अगर आपने क्लास नंबर 38 अच्छे से देखी होगी, जो आपको आयुर्वेदिक वीडियो कोर्स का एक्सेस मिला हुआ है, आयुर्वेदिक वीडियो कोर्स का एक्सेस मिला हुआ है, सभी को मिला है। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। क्लास नंबर 38 में आपको क्या चीज पढ़ाई गई है? मर्म भाग, मर्म संख्या, मर्मों के प्रकार, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। ये चीज छोड़ के जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। बताइए इसका आंसर सही क्या है? सुश्रुत के मतानुसार संधि मर्म की संख्या कितनी है? कितनी है जी? 20। कितनी है? 20। अभी देखिए आपको मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको जो क्लास नंबर 38 में पढ़ाया गया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, टोटल तो 107 है। ठीक है, कोई भी लगा देगा 107, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा? अभी जहां पर यहाँ पर पूछ लिया था कि संधि मर्म, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 20 है। वो पूछ लेगा कि सीरा मर्म कितना है? 37 है। स्नायु मर्म 23, अस्थि मर्म 8, ठीक है, संधि मर्म 20। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी पूछेगा, भागवत के अकॉर्डिंग भी पूछेगा, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले सुश्रुत को दी जाती है। ठीक है, उसके जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये चीजें मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको क्या है, आपको पढ़ाई गई क्लास नंबर 38 में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्व पुरुष कहलाता है। तत्व पुरुष कहलाता है, क्या ये राशि पुरुष है, धात पुरुष है, या फिर देव पुरुष है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। तत्व पुरुष कहलाता है, यानी कि राशि पुरुष को हम क्या कहते हैं? तत्व पुरुष कहते हैं। ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, डायरेक्ट याद रखो राशि पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है? जाति तथा आगति पर्याय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी एग्जामिनर ने पूछा ये क्वेश्चन अपने आयुर्वेदा के फार्मासिस्ट पेपर में। जाति तथा आगति पर्याय है, क्या ये रोग के निदान के संप्राप्ति के लक्षण के? बताइए जल्दी से। जाति तथा आगति पर्याय है, द राइट आंसर इज संप्राप्ति के। ठीक है, याद रखो, डायरेक्ट याद रखो, जाति तथा आगति पर्याय है संप्राप्ति के। ठीक है, याद रखो डायरेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हैं। कास्ट एंड इनकमिंग सिनोनिमस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर बोथ फैट एंड लीन पीपल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल और कृश दोनों के लिए अनुकूल है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल और कृश दोनों के लिए अनुकूल है, यानी कि सुटेबल है, बताना है। ऑप्शन नंबर 4 गोधूम तथा राव, ठीक है। क्या इसका सही आंसर होगा? गोधूम तथा राव, ठीक है, ये याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल और कृश दोनों के लिए अनुकूल है? गोधूम तथा राव, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित औषधियों में से कौन सी एक शीर्षूल दूर करने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली है, यानी कि यहां पर बात हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज इफेक्टिव इनफ टू क्योर हेडेक। बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। क्या ये मुचकंद होगा, मुचकुंद, गोरक्ष, कतक या फिर सुदर्शन? शीर्षूल होता क्या है पहले आपको पता होना चाहिए, सिर दर्द से रिलेटेड है ये शीर्षूल, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही होगा मुचकंद, ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित औषधियों में से कौन सी एक शीर्षूल दूर करने के लिए प्रभावशाली है, यानी कि मुचकंद, ठीक है। अब देखिए शीर्षूल का मतलब क्या है? सिर दर्द काफी आम समस्या है, आयुर्वेद में इस समस्या को शीर्षूल कहा जाता है। सिर दर्द होने के कई सामान्य कारण हो सकते हैं, वही कुछ गंभीर कारणों से भी सिर दर्द हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या था? मुचकंद था। अब मुचकुंद है क्या ये, ठीक है। मुचकुंद कड़वा, तिक्त, उष्ण, कफ शामक, स्वरवर्धक तथा रक्तपित्त, कान नाक से खून बहने की बीमारी, शिर रोग या सिर दर्द, विष रोग, मुख रोग, कास या खांसी, कंठ रोग या गले की बीमारी, बर्न या अल्सर या एक्जिमा, वो सूजन को यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये सहायता देता है। इसलिए याद रखो ये मुचकंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस इतना पढ़ लोगे काफी रहेगा। और जो 5 से 6,000 एमसीक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके एमसीक्यूज आपको भी मिल रहे हैं और साथ में लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, ये क्वेश्चंस मत छोड़ के जाना, ठीक है, अगर पेपर में जा रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, लौंग का वीर्य है, क्या ये उष्ण है, शीतोष्ण है, शीत या फिर लघु है? बताइए जल्दी से, लौंग का वीर्य है, उष्ण, शीतोष्ण, शीत, लघु, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्विक फास्ट। देखिए लौंग का वीर्य है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शीत, याद रखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित रस समूह में कौन सा एक पित्त शामक है? कंप्लीट रस के ऊपर लेक्चर्स हमारे बने हुए हैं, क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, डेली टेस्ट सभी एस्पिरेंट्स लगा रहे हैं, वेल डन जो लगा रहे हैं, और जो नहीं लगा रहे हैं उनके लिए भी वेल डन, क्योंकि वो उनका भविष्य उनके हाथ में है, ठीक है। देखिए रस समूह में से कौन सा एक पित्त शामक है? क्या ये क्षाय, तिक्त, मधुर, मधुर, कटु, लवण, तिक्त, मधुर, कटु, कटु, अम्ल, क्षाय? और कंप्लीट हमने एक बताए हैं आपके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित रस समूह में से कौन सा एक पित्त शामक है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने सोचा है और सही हुआ तो वेल डन, क्षाय, तिक्त, मधुर एक पित्त शामक है रस समूह में, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए, पीडीएफ लीजिए और लेक्चर्स अटेंड करिए, टेस्ट लीजिए, मॉक पेपर लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास, हर एक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम को पास करने के लिए। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, बात हो जाएगी, लेकिन पहले व्हाट्सएप डाल देना, व्हाट्सएप पे टाइम ले लेना, मैं खुद हर एक स्टूडेंट से बात करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। धन्यवाद।